पिछले साल इनका जो टारगेट था वो 3.5% था जीडीपी ग्रोथ का, जो कि सिर्फ 2.7% हुआ है। तो ये एक फेलियर आपको लगता है कि ये इसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, जीडीपी पाकिस्तान की ग्रो नहीं कर रही बिल्कुल वैसे बिल्कुल जो टारगेट था, बिल्कुल। ये तो ना होने के बराबर है। इसमें 2.6 एग्रीकल्चर का भी बहुत ज़्यादा रोल है। जी। और जो आईएमएफ प्रोग्राम का पहले 1.5 साल होता है ना, उसमें ऐसे ही होता है, उसमें ग्रोथ करना बहुत मुश्किल होता है। वो आपको एक दफ़ा से जो है सारी चीज़ें स्टेबल करते हैं, फिर आपने जो है ना अपनी सारी टेक्निक्स और जो आपकी नॉलेज ऑफ इकोनॉमी होती है, ऑफ लोकल इकोनॉमी, आपने जो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं ना, होम ग्रोन प्लान लेकर आना है। अब वो टाइम है, देखेंगे कि ये 6 महीने बाद होम ग्रोन प्लान कैसे लेकर आते हैं कि आपके जो डॉलर के प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी ना आए और ग्रोथ भी जो है इंक्रीज़ होने लग जाए। इससे पहले हम जो कर्ज़ों की उसकी बात कर रहे थे, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रिक होता है प्राइमरी सरप्लस। प्राइमरी, इसको थोड़ा सा हाँ, एक्सप्लेन प्राइमरी कर दे सरप्लस प्राइमरी। होता है कि बजट में हुकूमत की जितनी इनकम हो रही है ना, और उसमें से वो सारे खर्चे माइनस कर दें अदर देन जो आपने सूद देना है ऑन डेट। हम्म। यानी कि अगर एक मुल्क अपने सिर्फ इनको टैक्स रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, उससे अपने बाकी सारे कर्जे पूरे कर लेना अदर देन इंटरेस्ट ऑन डेट, तो ठीक कहेंगे है। इस मुल्क ने प्राइमरी सरप्लस कर लिया। आज से पिछला साल अगर हटा दें, तो उससे पहले पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस 2000 की दौर में किया था। यानी कि 20 साल बाद जो है ना, पाकिस्तान ने 2023 और 2024 में प्राइमरी सरप्लस अचीव किया था। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि महंगाई को कंट्रोल करती है। जब हुकूमत अपने लेवल पे पैसे नहीं बांट रही होती और बड़े सोच समझ के खर्च कर रही होती है, तो फिर उससे महंगाई कंट्रोल होती है। ठीक। अगले साल में भी प्राइमरी सरप्लस का टारगेट 2000 अरब से भी ज़्यादा है। 2000 अरब से भी हाँ, ज्यादा। अगर आप प्राइमरी सरप्लस अचीव करते हैं ना, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपका डेट टू जीडीपी जो है ना वो नीचे आ जाएगा। डेट टू ताकि जीडीपी जैसे क्या है? हमने बात की ना कि मुल्क पे कर्जा कितना है कर्जा कितना और है? उसकी इकोनॉमी का साइज़ कितना है। हम्म। 2023 में जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा था, तो ये डेट टू जीडीपी हाई 70s में वाकई चला गया था। पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा था, बिल्कुल, आप बिल्कुल। और इसमें एग्री करते हैं? इतने कम डॉलर्स रह गए थे। हम्म। 1-2 और महीने शायद अगर आप डिले करते तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें चोक करनी पड़ती हैं, एलसीज़ ऑलरेडी ओपन नहीं हो रही इसका थी। मतलब है कि शहबाज हुकूमत जो है वो सच बोल रहे हैं कि डिफॉल्ट करने वाला था पाकिस्तान। डिफॉल्ट करने में गलती किसकी थी? इमरान खान की गलती थी, इमरान खान इकॉनमी की गलती थी, या इनकी अपनी कारस्तानियाँ देखिए, थी? ये पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है। एक इकोनॉमी में पॉलिटिक्स भी होती है। हम्म। अब जैसे पाकिस्तान में बूम बस्ट साइकिल होते हैं कि पहले इकोनॉमी ऊपर जाती है, हम्म। तो अब आप देखें कोई एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है, लेट्स से उसके 3-4 साल पूरे हो गए हैं, उसको जब नज़र आता है ना कि अब 1 से 2 साल बाद मेरी बारी ख़त्म हो जाएगी, गवर्नमेंट खत्म होने वाली है। तो वो फिर जो है ना थोड़ी सी सब्सिडीज़ ओपन करते हैं, अपने वोट्स लेने की बैंक। कोशिश करते हैं अगले इलेक्शन में। ठीक। फिर जो है उससे जो है इम्पोर्ट भी बढ़ जाती है, उससे फिर डॉलर जो है पीकेआर डी वैल्यू हो जाता है। हम्म। और इलेक्शन में फिर भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। इलेक्शन फिर भी जो है वो जिसको फेवर किया जाता है वो जीत जाते हैं। आपने। तो इस तरीके से जो है ठीक। ना कि एक पहले उनको नज़र आता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ख़त्म होने वाली है, और फिर वो ऐसे फैसले लेते हैं जिससे जो है इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है ना वो ख़राब हो जाती है। तो इसमें दोनों चीज़ों का रोल होता है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिटिशियंस की वजह से होता है। जो पाकिस्तान में पूरा सिस्टम बना हुआ है ना, उसमें बूम बस्ट साइकिल में ऐसे ही होता है कि जब किसी को नज़र आता है कि मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है, तो फिर वो इम्पोर्ट्स खोल के और सब्सिडीज़ देख के जो है ना इकोनॉमी ख़राब कर दिया। और ये खराब सबने किया है, सबने किया। सबने किया। इंपोर्ट्स के हवाले से मेरे को है कि जो टारगेट है इंपोर्ट का वो 35.3 बिलियन डॉलर है, से 65.2 बिलियन डॉलर है इस बजट के ऊपर। कि ये रियलिस्टिक अप्रोच है? इतनी इंपोर्ट हो सकती है? देखें, बजट में जो इम्पोर्ट के नंबर और एक्सपोर्ट के नंबर होते हैं ना, वो थोड़े से फार फेच्ड होते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं होता वो पूरे हों, या हो सकता है उसको एक्सीड भी हो जाए, क्योंकि इन 12 महीनों में बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसको अचीव कैसे कर सकते हैं? लेट से आपका राइस महंगा हो गया दुनिया में, हम्म। ठीक है, तो फिर आप एक्सपोर्ट टारगेट अपना आसानी से अचीव कर लेंगे। लेट से आपके कॉटन की एक्सपोर्ट और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट बढ़ने लग गई, तो आप इससे ऊपर चले जाएंगे। इसी तरीके से अगर तेल महंगा हो गया, तो ये इंपोर्ट टारगेट आप कभी रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकते, आप इससे ऊपर चले जाएंगे। तो इसमें जो चीज़ों की प्राइसेस चल रही होती है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो डिटर्मिन करती हैं कि ये फुलफिल होगा कि नहीं। सही। इसी वजह से जो बजट में सारी प्रोजेक्शंस होती हैं ना कि इम्पोर्ट इतना होगा, एक्सपोर्ट इतना होगा, उसको देखने के बजाय हम लोग देखते हैं कि टैक्स में क्या चेंज आया है। ओके। जो टैक्स में चेंज आया ना वो 1 साल के लिए रहेगा ऑलमोस्ट। बाकी सारे नंबर्स जो है ना, वो जैसे जैसे अगला 1 साल गुजरता है, चीज़ें बदलती हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे इस साल भी टैक्स का जो टारगेट था अचीव नहीं हुआ, जी। लेकिन उसकी अच्छी वजह थी कि महंगाई नहीं हो रही थी। जब महंगाई नहीं हो रही थी तो ज़ाहिर है कम टैक्स कलेक्ट होगा, वो अच्छी चीज़ थी। तो इस वजह से जो प्रोजेक्शंस वाले नंबर्स होते हैं, उनके पीछे एक पूरी अजम्पशंस होती हैं। अगर ठीक। वो अजम्पशंस चेंज होती हैं ना, तो फिर ज़रूरी नहीं है वो चीज़ अचीव हो। एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस बजट में हुई है, रियल एस्टेट से रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा रियल लोग एस्टेट। पाकिस्तान में चीज़ें करते भी हैं। तो आप अगर लेट से एक प्लॉट ख़रीदने जा रहे हैं, अगर ये 5 करोड़ से कम का प्लॉट है,
तो आपको बाइंग पे 3% जो है ना एडवांस टैक्स पे करना होता था, बाइंग पे। बाइंग पे। इसको गिरा के 1.5% कर दिया गया। ठीक। लेकिन अगर आप सेल करने जा रहे थे तब भी आपको 3% पे करना था, उसको बढ़ा के 4.5 कर दिया गया। जब आप हाँ, बेचने जा रहे हैं बिल्कुल, तो उसको क्योंकि लोग प्लॉट खरीदते हैं, 2-3 साल रखते हैं और जब बाद वो महंगा होता महंगा है होता है सेल कर देते सेम हैं। प्राइस पे बेच देते हैं बुक्स में। 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा और बुक्स पे शो कर दिया मैंने 1 करोड़ का ही बेचा है, और वैसे प्रॉफिट वैसे कमाते हैं। प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक। लेकिन जब आप सेलिंग के टाइम पे ज़्यादा टैक्स देंगे तो एक तरह से कॉम्पनसेट कर रहा है कि आपने उस टाइम में प्रॉफिट बनाया है। तो बायर को इनकरेज किया गया है, सेलर को थोड़ा सा डिस्करेज किया गया है। इससे फ़रोग मिलेगा रियल एस्टेट के अंदर। और जैसे कि इससे फिर ये भी हो सकता है कि ग्रीनलैंड वैसे ही हमारे पास ख़त्म होती जा रही है, तो लोग ज़मीनें ही खरीदते जाएंगे, ग्रीनलैंड ऑक्यूपाइड होती जाएगी, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जाएंगी। लेकिन जो पाकिस्तान के पास लैंड तो काफ़ी है, अभी भी आप देखें बलूचिस्तान देख लें, इवन पंजाब में भी ये जो SIFC के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई नहीं ना कर रहा, सी हम्म, पैक में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा। लोग आ जाके फिर पंजाब के शहरों में ही आते हैं। पंजाब हम्म, अब देखें लाहौर कहाँ तक पहुँच गया, हम्म। वहाँ पे सारे ग्रीनलैंड पे उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी हैं। तो इसका भी तो कोई हल होना चाहिए, लोगों को गवादर वाली साइड पे इनकरेज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। देखिए इसमें ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर आप प्रमोट करेंगे और ये जो एक तरह से सोसाइटी बनाना होता है इसको थोड़ा सा डिस्करेज करेंगे, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करेंगे तो चीज़ें यस। सॉल्व होंगी। अच्छा, एक और चीज़ बजट में बहुत अच्छी आई है, आप कह सकते हैं इसका भी एक ताल्लुक है सैलरीड इंडिविजुअल से। अगर लेट से आपने जो है ना लो कॉस्ट हाउसिंग में मॉर्गेज टैक्स क्रेडिट इंट्रोड्यूस किया गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म है पर इसको मैं आसानी से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन कर रहे हैं लेट इसको। से एक हुकूमत एक लिमिट लगाएगी, जी। लेट से एक घर जो कि 50 लाख से कम है, सही है, अब उस पर ये सिर्फ अप्लाई होगा, महंगों के घरों पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आपने 50 लाख का कोई घर खरीदा, उसमें आपने बैंक से 30 लाख रुपए कर्जा ले लिया और आपकी सैलरी हर महीने लेट से 2.5 लाख रुपए। ठीक है, अब रफ आपने 30 लाख का कर्जा लिया हुआ है, हर साल आपने बैंक को जो है तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए इंटरेस्ट में पे करना है। अब जो आपकी सैलरी आ रही है ना, उससे उसका जो टैक्स है उसका 30% आप इसके अगेंस्ट रिबेट ले सकते हैं। ठीक। यानी कि अगर आप ने हर महीने बैंक को तकरीबन 40,000 रुपये देने थे, 30,000 रुपये देने थे, तो उसमें तकरीबन 10,000 रुपये कमी हो जाएगी, कमी वो हो आपको जाएगी। पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक। तो एक तरह से जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं और वो बैंक से जो है कर्जा लेते हैं अपना पहला घर बनाने के लिए, तो उनको वहाँ पे भी थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाएगी उनकी। बजट हमने काफ़ी डिस्कस किया है। आखिर में बजट के ऊपर आते हैं, बहस हमने काफ़ी इस पे बजट पे किया है, उम्मीद है लोगों को समझ में आई होगी। मुझे ये बताइएगा, ई कॉमर्स के ऊपर, यूट्यूबर्स के ऊपर भी टैक्स लग गया है और ई कॉमर्स फ्रीलांसर्स के ऊपर भी काफ़ी टैक्स लगा है। इसको एक्सप्लेन कर दें कि कितना टैक्स लगा है और कि कैसे पे करना है, क्या इसकी ट्रांसपेरेंसी होगी, इसको मजमूई तौर पे ज़रा एक्सप्लेन कर अच्छा, दें। इसमें 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है कि जैसे हम सब कैश ऑन डिलीवरी पे चीज़ें ऑर्डर जी। करते हैं, तो उसमें 3 कैटेगरीज आई हैं। जी। और ये टैक्स जो है ना, जो डिलीवर कर रहा होगा ना, जैसे TCS, वो लोग कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर की है तो जी। जो भी उसकी कीमत है 0.25% टैक्स आपको एडिशनल पे करना होगा। यानी कि जब वो आपके घर लेकर आएगा तो आपको थोड़ी सी उसको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। ठीक। अगर आपने कोई क्लोथिंग या अपैरल टाइप चीज़ ऑर्डर किया तो उस जी। पर 2% एडिशनल आपको पे करना हो, ठीक। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो उस पर 1% आपको पे करना हो। तो ये कैश ऑन डिलीवरी वाली चीज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, पहले तो बल्कि आ रहा था जैसे अगर किसी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसको बाहर से पेमेंट आ रही है, उस पर टैक्स होगा, लेकिन वो अप्लाई नहीं हुआ। अब जो लोग मेटा और गूगल पे एड्स रन करते हैं, एड्स रन करते सोशल मीडिया के लिए, तो पहले अगर आप लेट से 1 लाख रुपए के एड्स रन कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये टैक्स देना होता था। अब इसको बढ़ा के 15,000 कर दिया गया, 10% से 15% कर 15% दिया कर दिया गया। गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और बड़ा स्टेप लिया है। अब गवर्नमेंट ने ना अपनी पॉलिसी सेट करनी होती है कि लोगों के पास जो पैसे हैं उनको कहाँ लगाया जाए। तो इन्वेस्टमेंट साइड पे गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि स्टॉक मार्केट पे अभी तकरीबन उससे जो भी इनकम आती थी ना, उस पर 15% टैक्स होता था। और अगर आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं या आपने फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में डाले हुए हैं जिससे फिक्स रेट आ रहा होता है 10% साल के हिसाब से, वो भी 15% होता था। तो इस बजट में जो शेयर्स पे इनकम पे टैक्स है उसको 15% पे रखा गया है, लेकिन जो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स थे या अपने बैंक में रखा हुआ है उसको बढ़ा के 20 से 25% कर दिया। यानी कि गवर्नमेंट भी कह रही है कि आप बिजनेसेस के साथ पार्टनर बने। ठीक। ये इस तरह से पैसे रख के बैंकों में और फिक्स्ड इनकम में जो है आप अपना नुकसान कर रहे हैं, तो भी आपको इनकरेज कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान के हालात ठीक हो गए हैं तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें टैक्स रेट के थ्रू।